ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ करना जीवन दे लिए मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदर फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम साथ आपके सामने हूँ। मुझे पता है कि बहुत रो रहे हैं अमेरिका के हाथों शिकस्त पर आप लोग, मगर मुझे एक बात का बड़ा दुख है कि अमेरिकन पाकिस्तानी क्यों रो रहे हैं। उन्हें तो खुश होना चाहिए, उनके घर में उनके मौजूद वतन ने। मैं हमेशा से कहता हूँ कि पाकिस्तान हमारी माँ है और अमेरिका हमारा बाप है। उसने हमें पाला है, पोसा है और हमें फेवर किए हैं सारे के सारे। तो खुशी की बात है कि वो जीत गया, मगर हाँ, पाकिस्तान की हार जिस पर जितनी हैरानी आप कर रहे हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं हुई कि जब चेयरमैन से चपड़ासी तक सिफारशी हों, खुशामदी हों, ताकत के थ्रू आए हों, रिश्ते तलाश करके आए हों, पैसे देकर लगे हों और लॉबिंग ग्रुप हो। बरसों से कह रहा हूँ आप लोगों से कि जिस माशरे में इंसाफ, कानून और मेरिट नहीं होता वो ज़िंदगी की किसी दौड़ में आगे नहीं होते। और कौमों की तरक्की, खुशहाली देखनी हो तो उनका आर्ट, कल्चर, उनका खेल, स्पोर्ट्स जिसे कहते हैं ना, वो गौर से देखें। जैसे अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, चाइना है, रशिया है। जब ओलंपिक होता है तो 10-10, 15-15 गोल्ड मेडल होते हैं, सिल्वर मेडल होते हैं। और आपके यहाँ कितने होते हैं कि हॉकी तो था ही बर्बाद, ख़त्म, आपने माशाल्लाह से दफन कर दिया। अब इसमें एक खबर और दे देता हूँ, जो एक बुकी ने बताया है कि इज्जत तो इस मुल्क में अब आनी जानी चीज़ है, ताकत और पैसा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अरबों खरबों रुपए का, बल्कि बताने वाले कहते हैं कि कई बिलियन डॉलर का जुआ था कि पाकिस्तान के अमेरिका की जीत पर पाकिस्तान के मुकाबले में 1 के 20 थे। तो पूरी दुनिया में ये जुआ हुआ और पैसा जीत गया। तो अमेरिका नहीं जीता, पैसा जीता। पाकिस्तान नहीं हारा, पैकेट और पैसा जीता। तो इसकी रोशनी में सब देख लें, हर इदारा यहाँ इसी तरीके से टूट चुका है। और ये जो मीडिया में आपको बताते हैं ना, ये सब आपको दिखाने के लिए है। और यहाँ के कई अलमी हैं, मगर मैं उस पर बाद में बात करूँगा। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, व्हाट्सएप स्पेशली। जो सबसे मेरे नज़दीक खबर है, मैं अमेरिका से ताल्लुक़ है मेरा, तो अपना की एक बहुत मुमताज़ शख्सियत अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी और अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर एसोसिएशन की डॉक्टर आयशा जफर, कल उनका इंतकाल हो गया। उन्हें कैंसर था, मुझे बहुत अरसे से पता था। वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी लड़ी और बहुत थोड़े से वोटों से हारी। और उनके मुखालफिन भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे कि वेलफेयर जो कमेटी थी अपना की, मुतअद्दिद बार उसकी चेयरमैन रही और डिजास्टर मैनेजमेंट में अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक उनके काम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। उनसे सियासी इख्तलाफात लोगों के थे। उनकी बड़ी बहन अपना की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, साइमा जफर, और छोटी हैं उनकी छोटी बहन, सॉरी साइमा जफर छोटी है। उनके एक भाई भी हैं जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं। और उनका मुख्तसर तारुफ ये है कि ये 3 बहन भाई जो मेरे इल्म में, इनके वालिद नश्तर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे और इनकी वालदा किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर हुआ करती थी। और तीनों बहन भाई बहुत बड़े पैमाने पर ह्यूमैनिटी के हवाले से बहुत काम करते हैं। इनके बड़े भाई के लिए कहा जाता है कि वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, मगर पाकिस्तान में कर्निया की सप्लाई में और यहाँ हेल्थ में बहुत आगे हैं।
اور سائمہ ظفر, عائشہ ظفر, بہت ایکٹیو ترین ممبر اپنا کی آپ کہہ سکتے ہیں. اور بڑا کام ہے عائشہ ظفر کا کہ ابھی پچھلے اتفاق کی بات ہے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے, کوئی 15 دن پہلے, ایک خاتون ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی. تو میں نے ان سے گلا کیا کہ عائشہ ظفر سے مجھے بھی بڑی شکایتیں تھیں, ایک موقع پہ میرا بھی بڑا اختلاف رہا اور میری ناراضگی رہی, مگر جب وہ پریزیڈنشیل الیکشن میں آئیں تو میں نے اپنے ذاتیات کو ایک طرف رکھا اور اس بیت پہ انہیں سپورٹ کیا کہ ان کے کام سے کسی کو انکار نہیں ہے. تو ان خاتون نے بھی, ڈاکٹر خاتون نے مجھ سے کہا کہ آفاق بھائی یہ آپ بالکل درست کہتے ہیں, ان کے کام سے کسی کو اختلاف نہیں تھا. خیر وہ دنیا سے چلی گئیں اور بہت حوصلے کی خاتون تھیں. 7 8 9 سال 7 سال سے تو مجھے پتا ہے کہ وہ کینسر سے لڑ رہی تھیں, لو پروفائل تھیں بظاہر, مگر اپنے کام میں بہت آگے تھیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. ہماری تمام تر دعائیں ان کے لیے. میرے لیے ارلی مارننگ میرے ایک دوست نے مجھے میسیج کیا ان کی تصویر کے ساتھ, ان کا ہنستا مسکراتا چہرہ. میں ان سے زندگی میں ایک بار ملا تھا, مگر میری فون پہ بڑی تفصیلی گفتگو رہا کرتی تھی. کبھی سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہوتے ہیں, اس میں لرننگ یہ ہے کہ لوگوں کے کام کو وہ موجود ہوں یا چلے جائیں کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے اگر انہوں نے کام کیا ہے. تو عائشہ ظفر ہماری سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے, آپ کو جوار رحمت میں جگہ دے, آپ کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دے. بہت سی باتیں ہیں. سب سے بڑی خبر یہاں یہ ہے جس پہ کسی کی نگاہ بھی نہیں ہے کہ چائنا کا وزٹ ہوا ہے. پرائم منسٹر آرمی چیف کی سربراہی میں, بلکہ میں کہوں گا کہ وہ اکانومسٹ نظر آتے ہیں کہ چائنا کا وزٹ تو بتایا جا رہا ہے کہ جی سی پیک کا فیز 2 ہے جس میں ساری فیڈرل حکومت شامل ہے. دہشت گردی کے حوالے سے چائنا کے یہاں بڑے کنسرن ہیں. وزارت داخلہ بڑی امپورٹنٹ ہے, مگر وزیر داخلہ اس وقت جو ہے وہ امریکہ میں ہے ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے. اور باقی میموز سائن ہوئے, کانٹریکٹ سائن ہوئے ہیں. اور پہلی بار چائنا ٹیلی ویژن, سرکاری ٹیلی ویژن اور پاکستان ٹیلی ویژن کے درمیان بھی کچھ روابط پیدا ہوئے ہیں, کچھ سگنیچرز ہوئے ہیں. زیادہ تر تو لوگ کہتے ہیں کہ میمور سائن ہوئے ہیں, مگر کچھ معاہدے بھی سامنے آئے ہیں اور بڑی سڑکیں بنائی جائیں گی, بڑے معاملات دکھائے جا رہے ہیں اور ڈیم میں بھی اور مختلف جگہوں پہ. مگر میرے نزدیک ایک طرف تو یہ ملک گروی رکھا جا رہا ہے کہ چائنیز کے لیے مشہور ہے وہ اپنا پیسہ چھوڑتے نہیں ہیں اور دگنا بھی وصول کرتے ہیں, مہنگا بھی دیتے ہیں. ایک تاریخ ہے پوری اور امریکہ ان کو سمجھاتا رہا ہے. پھر اس میں موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چائنا کے وزٹ پہ جانے سے پہلے پرائم منسٹر نے کہا کہ تائیوان چائنا کا اٹوٹ انگ ہے اور وہ ایک یونٹی ہے اور ہم اس کی حمایت کرتے ہیں چائنا کی اس پالیسی کی. تو میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور میں نے کہا یا اللہ اس ملک پر رحم کرنا. آپ کی $30 بلین کی جو ایکسپورٹ ہے وہ امریکہ اور اس کے الائز میں ہے. آپ کے $30 بلین جو اوورسیز پاکستان میں بیچتے ہیں, جن سے کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کیوں کرتے ہیں, وہ صرف پیسے دینے کے لیے آپ کو 60 بلین تو یہ ہو گیا. پھر پورے ویسٹرن ورلڈ کی, امریکہ کی, آسٹریلیا کی, کینیڈا کی, جو یہاں پر NGOs کام کر رہی ہیں, محترم جناب ایپل والے, بل گیٹ سے لے کر ٹی وی سے لے کر زندگی کے ہر معاملے میں, ایجوکیشن سے لے کر جہاں جائیے جدھر جائیے امریکن ایڈ کام کر رہی ہے. مگر آپ چائنا کی ون یونٹی پالیسی کی حمایت کرتے ہیں جس کے خلاف وہ تاریخی واقعہ ہے کہ نینسی پیلوسی جو سابق اسپیکر ہیں, ابھی سال بھر بھی نہیں ہوا ہے میرے خیال میں, انہیں روکا. ان کے سمجھدار لوگوں نے سمجھایا کہ شی از آلسو اراؤنڈ 85 ناؤ, کیا تائیوان مت جائے. مگر ان کا میں جاؤں گی اور چائنا کو بتاؤں گی کہ یہ تم سے ایک سیپریٹ علاقہ ہے, یہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے. اچھا تائیوان کو پہلے سمجھ لیں, وہاں دنیا کی موسٹ جو اہم ترین چپس ہیں وہ بنتی ہیں, جو بیٹری میں بھی یوز ہوتی ہیں, جو چائنا بھی یوز کرتا ہے, جو امریکہ بھی یوز کرتا ہے, اور بہت سی چیزیں وہاں پر. ایک پراسپیرٹ کنٹری ہے وہ اس وقت اور ایک ڈیموکریٹ کنٹری ہے اور چائنا اس پہ کلیم کرتا ہے. تو نینسی پیلوسی 40
जंगी जहाज़ों के साए में ताइवान उतरी थी और उनके करीबी लोगों ने मना किया, तो उस पर उन्होंने कहा था कि अगर मुझे बाइडन मना करेंगे तो मैं शायद ना जाऊं। तो बाइडन उनसे मिले, मगर मना नहीं किया, सिर्फ इतना कहा कि आर यू अवेयर द कॉन्सिक्वेंसेस वट एवर यू डूइंग? तो शी सेड यस आई डू। रोका नहीं। तो एक ऐसे माहौल में फिर, जबकि आज खबर जब ये चाइना में ही है, हमारे एम्बेसडर, हमारे प्राइम मिनिस्टर और डेलीगेशन, हमारे चीफ आर्मी स्टाफ, कि चाइना का रशिया कहता है कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर उसको आगे बढ़ाने में गौर कर सकते हैं। गो कि यूक्रेन वार में उसके इस्तेमाल के कोई चांसेस नहीं है, मगर कहीं जरूरत पड़े और उस पॉलिसी को हम रिविजिट कर सकते हैं। इधर अमेरिका में भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिए बाइडन ने कि जी एटमी प्रोग्राम आगे बढ़ाना है। इसका अंदाज़ा गया है? किसी को ख्याल है? क्योंकि मेरे एक दोस्त अभी कह रहे थे कि ये सब दिखावे की बातें, चाइना पर हमारी पॉलिसी जो है ना हमेशा से एक है और अमेरिका उसमें टॉलरेंस से कम लेता है। मगर ये है कि बाकी मामलात में सारी यहाँ से NGOs, अफगानिस्तान, अमेरिकन जो हैं पाकिस्तान के थ्रू जा रही हैं, अंदर से हम अमेरिकन हैं। अच्छा, मैं नहीं मानता इस बात को। ये सेंसिटिव तरीन इशू है चाइना और अमेरिका के दरमियान ताइवान, उस पर मेरी रिजर्वेशन है। जो और खबरें हैं, मैं मोहसिन अख्तर क्यानी के जो लापता अफराद के हवाले से अहमद फरहाद जिसकी जमानत नहीं हो रही थी, उसकी पिटीशन में उन्होंने कमाल कमेंट किए हैं कि सारे केसेस को एक करके लार्जर बैंक बनाया है और सुप्रीम कोर्ट से कुछ रिक्वेस्ट की है कि इसको किस तरह देखना है। और साथ में उन्होंने कहा है कि उसकी जमानत नहीं हुई, इंसदाद दहशतगर्दी के अदालत से अहमद फरहाद की जुडिशल रिमांड पर भेज दिया था। उसके बाद ये पिटीशन आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो उन्होंने कहा कि जिसे गायब हुए 4-5 दिन हो जाए, जिसे दूसरे दिन अदालत में पेश न किया जाए, तो उसका ट्रायल हो ही नहीं सकता। विच इज ट्रू। ये दुनिया भर में है कि अगर आपने मुलजिम को गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे में आपको पेश करना होगा। मगर वो तो अदालत के शदीद तरीन दबाव के बाद, बड़ी धमकियों के बाद कि हम सेक्टर कमांडर्स को भी बुलाएंगे, प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाएंगे और पुराने को भी बुलाएंगे, दिमाग सेक्रेटरी डिफेंस को भी बुलाएंगे, सेक्रेटरी इंटीरियर को भी बुलाएंगे, तब अटॉर्नी जनरल ने ऐलान किया कि जी वो कश्मीर पुलिस के पास है। अब उसका ट्रायल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुल्क में कानून, इंसाफ, मेरिट तो अब है ही नहीं। मैं आपको मेरिट के और इंसाफ का एक वाक़या सुना देता हूँ, नाम नहीं बताऊँगा, जगह भी नहीं बताऊँगा। एक पुलिस ऑफिसर मिले, तो जो कैरियर पुलिस ऑफिसर हैं, DMG ग्रुप से नहीं है, तो उन्होंने कहा ये DMG वाले तो निकम्मे होते हैं, इन्होंने असल मुल्क लूटा है इस फौज की और अवाम सियासतदानों की लड़ाई में। और सियासतदान जैसे सबको पता है, ये उनसे काम लेते हैं, इससे ब्यूरोक्रेसी ने इस्तेमाल करती है, मगर ये पक्के निकम्मे। फिर उन्होंने बताया कि एक दहशतगर्दी के वाक़े के मुल्ज़िमान उन्होंने पकड़े सिंध में, उनके लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान भी हुआ और लोगों के लिए भी हुआ, सबको दिए गए, उन्हें पैसे नहीं दिए गए। तो मैंने पूछा आपको क्यों नहीं दिए? कहते मैं पंजाबी हूँ ना, मैं सिंधी नहीं था। तो जो सिंध की हुकूमत है उसके लिए तो जो इतने किस्से हैं मैं लोगों के हवाले नहीं दे सकता। गुर्बत का जो आलम है और सिंध का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बद इंतज़ामी है, जो करप्शन है, आपने कल ही सुना होगा कि कल एक कचरा चुनने वाले बच्चे को, नौजवान को गोली मार दी कि उसका बाप उसे बाहर छोड़ के गया कि जुमे की नमाज़ पढ़ कर आया, तो वापस आया तो उसकी गोली लगी, तो उसने कहा मुझे गार्ड ने मार दिया। तो मैं बताना ये चाहता हूँ आपको कि मैं ऐसे 2-3 गार्डों को जानता हूँ कि जिनकी कोई तरबियत नहीं है, जो मजबूरी के तहत 18,000 से 15,000 रुपये में 10 घंटे कलेक्शन लटका के खड़े होते हैं, 2-2 जगह काम करते हैं 10-10 घंटे, और हर वक्त सोए हुए नजर आते हैं। उनसे पूछो कि तुझे कलेक्शन चलानी आती है? कि नहीं सर जी, दुआ करना कभी चलाना न पड़ जाए हमें नहीं आती है, बस हमें तो दिखावे के लिए खड़ा कर दिया है, और हम 2 जगह नौकरी करते हैं, 4 घंटे सोते हैं, खाना भी किसी लंगर में खाते हैं कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना है ना। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे कचरा पिए। तो ऐसे लोग अगर किसी को गोली मार देते हैं टेंशन में, स्ट्रेस में, तो क्या कहूँ मैं इस पर। बहरहाल मैं आपको कल के वीडियो में अपना का कन्वेंशन हो रहा है, तो उसकी कुछ थोड़ी डिटेल बताऊंगा
کہ وہاں ایک مشاعرہ ہونے جا رہا ہے جس میں ایک پاکستان سے شاعر مسلسل آ رہے ہیں اور اپنا کہ ڈاکٹرز کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس شاعر کے بعد پاکستانی ماؤں نے شاعروں کو پیدا کرنا بند کر دیا تھا. آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے گفتگو ہوگی اور اب میں باقاعدگی سے بلاگ کروں گا. اللہ حافظ.